नाजरीन मोहतरम, आप सबका एक बार फिर से खैर मुकदम है अनंतनाग एक्सप्रेस की इस ख़ास पेशकश बातों बातों में। आज जिस ख़ास मेहमान को हम आपके साथ रूबरू करा रहे हैं वो हैं मीर अल्ताफ़, जो DPAP के कैंडिडेट हैं अनंतनाग 44 सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। मीर साहब, आपका खैर मुकदम है। सबसे पहले जो आपको मैंडेट मिला DPAP की तरफ से, इसको आप कैसे लेते हैं? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो छी से लेके कवारी गांव तक लोग हैं जिनने मुझे इज्जत दी, मुझ पर भरोसा किया। मेरे बगैर भी बहुत सारे लोग गुलाम नबी आज़ाद से मिले कि हमें यहाँ से टिकट दी। वो सीनियर लोग थे, सीनियर मिनिस्टर थे वो। लेकिन जो मेरे लोग थे जिन्होंने मुझे इज्जत दी, वो मेरे शाना बशाना रहे। उन्होंने कहा नहीं, आपको यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, हम आपके साथ हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने एक इमेज बनाई थी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं छी से लेके कवारी गांव तक जो लोग हैं उनके दिलों में आपने एक जगह बनाई थी और उस जगह को पार्टी ने मद्देनजर रख के आपको मैंडेट दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप ये मुबारकबाद उन्हीं को दे रहे उन्हीं हैं। को देता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या रोड मैप है, क्या है आपके जहन में, या जो आज़ाद साहब का जो मैनिफेस्टो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो क्या है? जैसा आपको पता है, जो गुलाम नबी आज़ाद है, जब वो मुख्यमंत्री थे 2005 या 8 तक, जी उसने कितने बड़े काम किए जम्मू कश्मीर के लिए। जी बेरोजगारी को कितनी हद तक ख़त्म किया उसने उस टाइम में। डबल शिफ्ट में काम किया, ट्रिपल शिफ्ट में काम किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाए थे। लगभग बेरोजगारी 70% ख़त्म हुई थी यहाँ पे उस टाइम, इन 2-2.5 सालों में। उसके बाद क्या हुआ आपको सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ, कोalition में सरकार थी, सरकार गिराई गई बीच में ही। उसके बाद आज़ाद साहब दिल्ली वापस चले गए। जी दिल्ली में उन्हें वो हेल्थ मिनिस्टर बने। फिर जम्मू कश्मीर के लिए उसने कितने काम किए वो। 5 मेडिकल कॉलेज, जी आपको पता है, 5 मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तो बात ही नहीं है, कितने हॉस्पिटल थे उसमें। उन 5 मेडिकल कॉलेज में पहला मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का मेडिकल कॉलेज, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। जी तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम आगे चल रहे हैं, यही रोड मैप लेके आगे चल रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने हमारे लिए कितने काम किए हैं। नए डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन्स दिए, तो ये आपको पता है। उसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद का जो ख्वाब है वो रोज़गार देना है जम्मू कश्मीर के बेरोज़गारों को। ये हमारी पहली तरजीह होगी। इसके अलावा यहाँ का जम्मू कश्मीर को जो इस वक्त छीना गया है 370 और स्टेटहुड मेन इशू है गुलाम नबी आज़ाद का। इंशाअल्लाह रहमान जब वो इख्तियार में आएंगे, पहला कदम स्टेटहुड को वापस लाना है। वाहिद लीडर है जिसने PM और HM के सामने बोला कि आपने जम्मू कश्मीर को डिग्रेड किया है, डाउनग्रेड किया है, क्योंकि ये गुजरात से पहले सबसे बड़ी स्टेट थी। गुजरात इससे उसके बाद स्टेट आई थी, वजूद में आई थी हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर से पहले एक मुल्क की हैसियत से काम कर रही थी। यहाँ का गवर्नर, यहाँ का प्रेसिडेंट था, लेकिन आपने इसको बहुत डाउनग्रेड किया है। तो एक रिजल्टमेंट उन्होंने दिखाई थी पार्लियामेंट। बिल्कुल बिल्कुल जी उसी के जवाब में होम मिनिस्टर ने भी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम आपको इलेक्शन के बाद स्टेटहुड वापस देंगे। तो पहली प्रायोरिटी क्या है? रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देना, ये पहली प्रायोरिटी हमारी सरकार की होगी इंशाल्लाह। आपको लगता है कि रोजगार देने से यहाँ के मोस्ट ऑफ द जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल, बेरोजगारी यहाँ के नौजवान की कमर तोड़ दी। आपको खुद पता है जावेद साहब कितने बेरोजगार पड़े। PhD वाले आज मजदूरी कर रहे हैं, वो रेडों पे अपनी वो सब्जियाँ बेच रहे हैं। तो कितनी परेशानियाँ हमारे नौजवान बेरोजगारों। तो रोजगार के बाद क्या चीज़? यहाँ का जो पावर सिस्टम है वो ठीक करना है। यहाँ का जो हेल्थ सेक्टर है इसको ठीक करना है। हमारे जो हॉस्पिटल, आज भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग है, उसमें वो फैसिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए वहाँ पे। मेडिकल कॉलेज गुलाम नबी आज़ाद की देन है, आपको पता है, वो उनकी देन है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करना, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है, ये उन्हीं की देन है। यहाँ का रोड देखिए आप, जो इतना ब्यूटीफुल ये नेशनल हाईवे कश्तवाड़ अनंतनाग रोड। अच्छा, जो किश्तवाड़ अनंतनाग रोड, ये भी उन्हीं की देन? ये उन्हीं की देन है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। आज पता नहीं चलता कश्तवाड़ कब पहुँचते, दिन में ही वापस आते हैं वहाँ से लोग। तो ये भी उन्हीं की देन है, बिल्कुल। अच्छा, आप सरपंच भी रहे, तो सरपंच के कार्यकाल के दौरान आपने जो काम की उसके बारे में बताइए हमारे नाज़रीन को। सरपंच के कार्यकाल के दौरान कम से कम मैंने 15 करोड़ रुपए अपनी पंचायत हल्के में खर्च किए। आपको पता है यहाँ का जो वाटर सप्लाई स्कीम थी, सबसे परेशानी वही थी हमारी पंचायत हल्के की। वो कंप्लीट हो रही, 5.5 करोड़ रुपए का तखमीना उसमें लगा हुआ, अभी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
उसके अलावा बाकी यहाँ का रोड है, बिजली है, सोलर लाइट्स है। आपको नहीं लगेगा आज शाम बुलबुल गाँव आओगे तो यहाँ नहीं दिखेगा आपको कि यहाँ अंधेरा दिन है यहाँ रात है। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ बहुत सारे काम हुए। जो आज़ाद साहब MP थे राज्यसभा के, तो उन्होंने लगभग अपने MP लैंड्स में 2.5 करोड़ रुपये यहाँ पे फंड दिए हमको। उस टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी शांगस थी। उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो गई। हमारा गाँव कवारी गाँव से लेके यहाँ तक ब्राकपुरा, बुलबुल गाँव, तेलवनी और अछावल, ये और से कंगनहाल, मगरीपुर, अनंतनाग से चला, अनंतनाग के साथ मिला है। डोनीपो तो ऑलरेडी उसी के साथ, अनंतनाग के साथ ही, वो शिरपुरा, डोनीपो तक हमारा शांगस के साथ था। तो इन गाँव में हमने बहुत सारा काम किया उस टाइम में, चाहे ग्रेव यार्ड बनाना था, फेंसिंग करनी थी, ट्रांसफार्मर देना था, या कहीं लाइट लगानी थी, उन्हीं की वजह से हमें वहाँ पहुँचे और वहाँ ये काम किया हमने। आपको ये पता है जब हमारे क्वारीज वाले यहाँ पे कितने परेशान थे डोनीपो शिरपुरा में, लगभग 2-1.5 साल को वो बंद रही। मैं उनके साथ दिल्ली गया। आज़ाद साहब ने वहाँ डिफेंस मिनिस्टर को फ़ोन किया कि ये मामला बड़ा संजीदा है, ये गरीब है लोग हैं, बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनका रोज़गार का मसला है, उनको सुलझाना है, उस मसले को सुलझाना है। तो गुलाम नबी आज़ाद ने इस मसले को हाईलाइट किया। उसके बाद 6-7 महीने वो काम चला। उनका जो पेंडिंग माल था वहाँ पे, वो सारा वहाँ पे उन्हीं की वजह से चला। मैं इसलिए मुझे भरोसा है इन लोगों पे, मैंने इनके लिए ये काम किया। मैंने इनको ऐसा नहीं किया है जो डोनीपो शिरपुरा के लोग थे, ब्राकपुरा के लोग थे, ऐसा नहीं किया, ये मेरा फ़र्ज़ बनता था। लेकिन मैं आज उनके पास बहुत सारे लीडर जाते हैं, हम ये करेंगे, उस दिन किसी ने उनकी बात ही नहीं सुनी कि हमें ये करना है। वो कह रहे थे हमें पता नहीं क्या करेंगे, ये दिल्ली का मसला है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं खुद एक सरपंच की हैसियत से दिल्ली पहुंचा, उनको साथ गया वहाँ पे, उनका मसला सुलझाया वहाँ पे। अच्छा, मैंने सुना कि आप बहुत से जो इलाके के कुछ पेशेंट्स हुआ करते थे मुख्तलिफ बीमारियों में, तो उनको आप एम्स तक साथ जाते थे? बिल्कुल, एम्स ले जाता था मैं उनको, अपने किराए पे लेता था उनको, चाहे वो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का है, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर क्यों, कुपवारा का क्यों ना हो, मैं उनके साथ जाता था वहाँ। वो भी आज़ाद साहब की वजह से उनने वहाँ अप्रोच बनाया था ऐसा कि मैं जाता था वहाँ पे, उनका वहाँ इलाज। आपको पता है एम्स कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहाँ पे इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में। तो मैं वहाँ जाता था, उनको साथ जाता, अपना किराया दे के जाता था उनके पास। मुझे उम्मीद है इनकी दुआओं की वजह से इंशाल्लाह हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे। आज़ाद साहब का नाम ही डेवलपमेंट है, आपको पता है, उनके बगैर कोई डेवलपमेंट, अगर आपको पता है मुगलों के बाद अगर कोई लीडर आया ना जम्मू कश्मीर में, वो गुलाम नबी आज़ाद, टुलिप गार्डन बना, इतना मशहूर टुलिप गार्डन, फरवरी के महीने में यहाँ से वो टूरिज्म शुरू होता है, कितना ट्रेड मिलता है जम्मू कश्मीर को, कितना फ़ायदा मिलता है इसका टूरिज्म का। मोटे तौर पे अगर आप गुलाम नबी आज़ाद की अचीवमेंट्स को एक एक करके दोहराएंगे, क्या क्या बड़े बड़े काम गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के लिए किए जो DPAP को इस वक्त फ़ायदा जाता है? गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए डेवलपमेंट के लिए काम किए। आप जावेद साहब हिंदुस्तान की किसी भी जगह पे जाए, वहाँ पे आपको गुलाम नबी आज़ाद का वो फाउंडेशन स्टोन मिलेगा, आपको इनाग्रेशन स्टोन, जहाँ पे उसने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, एम्स बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जम्मू कश्मीर में। आपको बात अगर गिनेंगे तो रात लग जाएगी उसको गिनने में, कितने बड़े अचीवमेंट्स किए उसने यहाँ पे। हज हाउस देखिए यहाँ पे, आप असेंबली कम्प्लेक्स देखिए यहाँ पे, जावेद साहब म्यूजियम कम्प्लेक्स यहाँ श्रीनगर में, ये चीज़ें हमने देखी नहीं यहाँ पे। कोई समझता नहीं था, कोई सोचता नहीं था कि आज़ाद साहब 6 महीने में असेंबली कम्प्लेक्स तैयार करेगा। यहाँ हज हाउस, ये मुसलमान, ये कश्मीर, यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम की है, यहाँ का हज हाउस बनाना, जम्मू में यात्री निवास बनाना, ये भी गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद ने जो अचीवमेंट किया अपने कार्यकाल के दौरान, वो DPAP के कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा और उससे उनको वोट मिलेगा? बिल्कुल, लोगों को पता है कि इससे उनको काम करने वाला इंसान वाहिद लीडर है जो सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोला। जो वादे आज़ाद साहब करता है वो निभाता भी है। तो अभी हमने सुना था कि उनकी तबीयत ख़राब थी, अभी क्या हालत है? तबीयत तो उनकी ख़राब थी, अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को यहाँ आ रहे हैं, कंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, हमारी कनेक्शंस में भी आ रहे हैं यहाँ पे इंशाल्लाह रहमान। तो हमें बहुत बूस्ट मिलेगा उनके यहाँ आने से। तो आपको लगता है कि उनके आने से जो आपकी कंपेनिंग है, जो आपके बाकी लीडर अनंतनाग से लड़ रहे हैं, उनकी कंपनी को बूस्ट मिलेगा और वोटरान जो है आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेंगे, क्योंकि लोग यहाँ चाहते हैं आज़ाद साहब को। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वोटरान हमारी तरफ ज़्यादा आगे हो जाएंगे। अच्छा, एक ज़माने में आपको कहता था कि आप BJP की B टीम है, तो क्या वो टैग अभी भी है कि वो हट गया? ये तो उन्हीं लोगों ने बनाया ना कि ये गुलाम नबी आज़ाद को BJP ने बनाया, लेकिन अब लोगों को पता चला कि BJP का A टीम, B टीम, C टीम कौन था। जी। तो आज़ाद साहब ना कभी BJP में मंत्री रहे, ना कभी राज्यसभा बने, ना कभी गवर्नर बने, ना कभी कुछ बने। तो वही लोग हैं, चाहे NC हो, PDP हो या अपनी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उनके साथ सरकार भी बनाई, इन्हीं लोगों ने ओहदा भी लिया उनकी सरकार में। तो वही लोग हमें कहते हैं ये B टीम है, A टीम है। अब लोग खुद फैसला करेंगे A टीम, B टीम, C टीम कौन सी टीम है। मैं पंडित भाइयों को, बहनों को अपील करता हूँ कि आप इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद का साथ दें। वही लीडर है, वही CM है जिसने पंडित बरादरी के लिए कुछ किया है। जो भी क्वार्टर्स आज तक बने हैं जम्मू में, नगरोटा में, वो गुलाम नबी आज़ाद ने बने। उसके बाद किसी ने उस पर रेनोवेशन भी नहीं कराई।
जो भी बना है वो आज़ाद साहब के दौर में बना है। उनको आज मौका है कि वो आज एक बार फिर गुलाम नबी आज़ाद की कैंडिडेट्स को कामयाब करें। मैं उनको अपील करता हूँ वो आज़ाद साहब का साथ दें। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिख कम्युनिटी भी है, मुसलमान तो है ही हैं, पंडित लोग भी रहते हैं कहीं कहीं पे, तो सबों के लिए क्या पैगाम है? यही पैगाम है कि आज आप गुलाम नबी आज़ाद की कैंडिडेट्स को कामयाब बनाइए, नौजवान लीडर को मौका दीजिए, ये आपके काम करेगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं उनके भरोसे पे उतरूंगा इंशाल्लाह। अल्ताफ साहब ये बताइए कि एक इंटेलेक्चुअल क्लास हमारी सोसाइटी में होता है जो वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमारे वोट से क्या होगा, क्योंकि आगे जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है इसका कद उतना ऊंचा नहीं है, ये उतना अहल नहीं है, हम अगर वोट देंगे तो ये ज़ाया होगा, तो वो या किसी और कारण वो घर ही बैठे, बोलते हैं आप कौन लाइन में बैठे और अपना वोट दें। फिर ये होता है कि फिर वही कैंडिडेट सामने आता है जो पहले आता था और फिर वही गवर्नमेंट बनती है। तो ऐसे वोटरां से आप क्या कहेंगे? उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि इस बार वो वोट डालें और हमारे हक में वोट डालें। इंशाल्लाह जो भी काम होगा सही होगा और उनके हक में होगा। ऐसे मामला आज तक जो हुआ वो सही, आप सही कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल आज तक वोट के लिए नहीं आए, न वो लाइनों में रहता है और न वो पसंद करते लाइनों में। लेकिन मेरी उनको विनती है, गुजारिश है कि इस बार वो ज़रूर वोट डालें और हमारे हक में वोट डालें। मैं यही अपील करता हूँ इंटेलेक्चुअल लोगों को, आप भी, ये आपका हक बनता है, आपको भी वोट देना चाहिए इस जमहूरियत में हिस्सा लेने के लिए। ये हमारा हक बनता है और आपको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, जो ये अनंतनाग सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है पॉलिटिकली बहुत हसास है, बड़े मंजे हुए जो लीडरान हैं कैंडिडेट से वो लड़ रहे हैं यहाँ से। ऐसे में मीर अल्ताफ के पास कौन सा वो हथियार है, वो बात है, वो मैनिफेस्टो है जो लोग समझेंगे और मीर अल्ताफ को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, ये जो मंजे हुए सियासतदान इन्हें सबने बारी बारी यहाँ पे नुमाइंदे बने, चाहे कोई MP बना है, कोई मिनिस्टर बना है, कोई MLA बना है, तो लोगों ने इनको अच्छी तरह से आजमाया है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। आज लोग चाहते हैं कि हमें नया नुमाइंदा चाहिए, नया कैंडिडेट चाहिए जो हमारा काम और हमारे मसले सुनेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि वो हम पे भरोसा करेंगे इस बार। अच्छा अल्ताफ साहब, एक और बात मेरे जहन में आ रही है, इस समय मैंने देखा बहुत सारे नौजवान कैंडिडेट्स मैदान में हैं, तो ये कितना अच्छा है पॉलिटिक्स को रिफ्रेश करने के लिए जब नए चेहरे पॉलिटिक्स में आएंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि नौजवान को पॉलिटिक्स में आज का जो मामला है वो बहुत ज़रूरी है। जो आज की हालात है जम्मू कश्मीर की, या हिंदुस्तान की, या देश की, इसके लिए ज़रूरी है कि नौजवान को आगे मौका देना चाहिए। नौजवान को पता है कि हमें क्या करना है, अपना मुस्तकबिल देखना है, अपने नौजवानों का मुस्तकबिल देखना, अपने लोगों का मुस्तकबिल देखना है, गरीबों को आगे लेना है, उनको आगे बढ़ाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवान को मौका देना चाहिए इस बार। आप खुद एक नौजवान हैं, बिल्कुल, नौजवान वोटरां से आप क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लें और हमें सपोर्ट कीजिए। इस बार हमें सपोर्ट कीजिए, उनको विनती कर आप एक बार हमें सपोर्ट कीजिए। आप देखिए कि आपका जो भी काम होगा इंशाल्लाह जेन्युइन काम वो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। तो नाज़रीन, मीर अल्ताफ DPAP के कैंडिडेट अनंतनाग सेंट्रल से हमसे बात कर रहे थे कि इनका मैनिफेस्टो क्या है, इनका मंशूर क्या है, और जो गुलाम नबी आज़ाद की जो अचीवमेंट्स है उन्होंने किस तरह से अवाम के दिलों में जो है नकूश छोड़े हैं। और इनके कहने के मुताबिक जो गुलाम नबी आज़ाद का डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट का प्रोग्राम था, जो नए अजला बनाना, जो नए मेडिकल कॉलेज बनाना, जो नए अस्पताल बनाना और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उन पे ये अवाम से वोट मांगेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए अनंतनाग एक्सप्रेस। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।